Good student, today our topic is animals written by वॉल्ट विटमैन। आज का हमारा विषय है कविता एनिमल्स, जो कि वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखित है। इस कविता में जो कवि है वो कहना चाहता है कि जो पशु है वो मनुष्य की तुलना में ज़्यादा शीतल स्वभाव रखते हैं, ज़्यादा शांति रखते हैं। तो कवि चाहता है कि काश उनके साथ रह पाता। तो अपनी कविता के माध्यम से कवि पशुओं के बारे में अपनी तुलना उनसे करते वक्त क्या कहता है, तो देख लेते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। पोइट वॉल्ट विटमैन कहता है कि मेरे विचार में, अर्थात काश, आई कुड टर्न, मैं मुड़ पाता, एंड लिव विद एनिमल्स, और शायद पशुओं के साथ मैं रह पाता। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंड। कहते हैं कि जो पशु है बड़े ही शीतल स्वभाव के होते, बड़े ही शीतल स्वभाव के होते, बड़े ही शांत, बड़े ही कोमल होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंड, और कहते हैं कि वो कंटेंट का मीनिंग देख लेते हैं, फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कंटेंट का मतलब होता है टू कीप योर फीलिंग अंडर कंट्रोल, अर्थात अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखना। एक कंटेंट का मतलब रखना भी होता है, जिससे कंटेनर बना है। तो जो पशु होते हैं वो सो प्लेस्ड और सेल्फ कंटेंट होते हैं। अब कंटेंट का मीनिंग समझ में आ चुका होगा आपके दिमाग में, अर्थात जो पशु होते हैं वो अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लो। कवि कहता है कि मैं खड़ा हो जाता हूँ और उनकी तरफ लंबे समय तक निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, उनको समझने का प्रयत्न करता रहता हूँ। अगले स्टेंजा में कवि कहता है, तुलना करता है कि जो इंसान करता है और पशु नहीं करते। तो क्या इंसान करता है, पशु क्या नहीं करता। देखिए, दे डू नॉट स्वेट, वे पसीना नहीं बहाते। जो पशु होते हैं वो व्यर्थ में पसीना नहीं बहाते। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और अब जैसा भी वो जीवन जी रहे हैं उस जीवन की कंडीशन को लेकर, अवस्था को लेकर वे रोना नहीं रोते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। वाइन का मतलब होता है टू कंप्लेन, एनोइंग एंड क्राइंग, रोते हुए शिकायत करना, बड़ी ही विलाप करते हुए शिकायत करना। तो ऐसे भी शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, जिस प्रकार इंसान रात में कमाता है, दिन में कमाता है, इस प्रकार से जो पशु है वो रात में नहीं जागते हैं। एंड वी फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। कवि कहता है कि पशु जो होते हैं वो भगवान के प्रति पशु की क्या ड्यूटी होती है, क्या कर्तव्य होता है, इस विषय पर तर्क वितर्क करके कवि को परेशान नहीं करते हैं। नोट वन इज डिससेटिस्फाइड, कहता है कि कोई भी पशु असंतुष्ट नहीं है। नोट वन इज डिमांडेड विद मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, कहता है कि कोई भी पशु इतना पागल नहीं है, इतना उन्मादी नहीं है, इतना ऐसा बिहेव नहीं करता है कि वह मानव की तरह भौतिक वस्तु को इकट्ठा करने के पीछे लग रहा है, अर्थात पागल होकर भौतिक वस्तु को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। आगे कवि कहता है, नोट वन नील्स टू अनदर, एक पशु दूसरे पशु के समक्ष नहीं झुकता है, सामने नहीं झुकता है। नोर टू हिज काइंड, नहीं अपनी जाति के सामने झुकता है। दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, वो जाति जो हजारों वर्ष पहले जीवित थी, वो एक दूसरे के सामने भी नहीं झुका करते थे। नोट वन इज रिस्पेक्टेड और अनहैप्पी अवा दी होल अर्थ, अर्थात पशुओं का ये मानना है कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी सम्मानीय नहीं है और न ही कोई दुखी है इस पूरी पृथ्वी के ऊपर। अंतिम स्टेंजा में कवि क्या कहता है, देखिए, सो देयर रिलेशन टू मी, इसलिए वे अपना संबंध मुझसे दिखाते हैं, वे अपना संबंध मुझसे
दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और उन संबंधों को, अर्थात कवि किसी न किसी प्रकार से पशुओं से जुड़ा हुआ है तो वो जो जुड़ाव है वो उनको दिखाता है और कवि भी इस जुड़ाव को स्वीकार कर लेता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। कहते हैं कि टोकन्स का मीनिंग जान लेते हैं। टोकन्स का मतलब एक तो होता है चिन्ह, एक होता है ए सिंबल ऑफ ए फीलिंग और ए फैक्ट इत्यादि। तो भावनाओं का प्रतीक, एक भावना का प्रतीक टोकन शब्द का मीनिंग यहाँ पर लिया गया है। तो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, कहता है कि वे मेरी ही किसी भावना को एक प्रतीक के रूप में मेरे तक लेकर आते हैं। दे इवेंट्स, और वे इस बात को स्पष्ट करते हैं, वे इस बात को सिद्ध करते हैं। दैम प्लेनली इन देयर पोजिशन, की उनके पास, अब उनके अधिकार के अंदर कवि की ये सब जो सिंबल्स ऑफ फीलिंग्स है वो उनके अधिकार में है। अर्थात अब वो दिखाना चाहते हैं कि कवि के जो टोकन्स है अब वो उनके अधिकार में है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब कवि को हैरानी है कि कवि ने अपनी भावनाओं के इन प्रतीकों को कहाँ डाल दिया था, कहाँ खो दिया था। अब कवि याद करता हुआ कहता है, डिड आई पास दैट वे हुज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, कि क्या मैं कभी उस बड़े, कवि कहता है कि क्या मैं उस रास्ते से निकला था काफ़ी समय पहले, क्या मैं ऐसे रास्ते से निकला था जहां मैंने अज्ञातवश इनको वहां पर गिरा दिया था। तो आई थिंक कविता आपकी समझ में आ गई होगी। इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। व्हाट इज द पोइट टर्निंग फ्रॉम। तो कहता है कि आपने जो वर्ड आया है टर्न, इसके यूज पर ध्यान दीजिए जो कि पहली पंक्ति में यूज किया गया है। मेरे विचार में ये कविता में से ली गई पंक्ति है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मेरे विचार में मैं काश मुड़ पाता और पशुओं के साथ रह पाता। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि किस चीज़ से मुड़ना चाहता है। तो द पोइट वॉन्ट्स टू टर्न फ्रॉम द वरीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो कवि है वो मानवीय जीवन की चिंताओं से बहुत ज़्यादा ऊब चुका है, परेशान हो चुका है। अब वो एक शांति प्रिय जीवन जीना चाहता है। तो इस यहाँ पे जो टर्न शब्द का प्रयोग किया गया है वो मानवीय चिंताओं से मुक्त होने के लिए किया गया। कवि मानवीय चिंताओं से, पीड़ाओं से मुड़ना चाहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन्स डू एंड एनिमल्स डोंट। कहता है कि अब उन 3 चीज़ों का वर्णन कीजिए जो मानव करते हैं और पशु नहीं करते। ये मैंने समझाने के तौर पे तीनों ही मैंने एज इट इज उठा के रखी है कविता में से। इसका मतलब मैंने आपको कविता में समझा दिया है, आप और भी पढ़ लीजिएगा और अपनी तरफ से इसमें और डिटेल भी देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है, डू ह्यूमन्स नील्स टू अदर ह्यूमन्स हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, डिस्कस दिस इन ग्रुप्स। कहते क्या मानव दूसरे मानव के समक्ष झुकता है जो हजारों वर्ष पहले रहते थे। ये एक टॉपिक है जिसको ग्रुप में डिस्कशन करना है। सिंपली तौर पे मैं इसका जवाब दे रहा हूँ यस में। यस, ह्यूमन्स नील्स टू अदर ह्यूमन्स हु लिव्ड द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो झुका करते थे, आज भी झुकते हैं, इसमें नई बात तो कुछ है नहीं। तो ये एक डिस्कशन का टॉपिक है, इसको डिस्कस करना चाहिए। डिस्कशन इसलिए किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो सके। कविता समझ में आ गई होगी। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो कविता को अच्छी तरीके से समझिए और क्वेश्चन बनाइए, उनको याद कीजिए, उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, उनको डिस्कस करने की कोशिश कीजिए, उनको रिसाइट करने की कोशिश कीजिए।
आई थिंक इस कविता समझ में आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।